Everyone, welcome to KC Nandan Academy. I'm here with new topic, that is marriage. Marriage is a very important topic in Hindu Marriage Act because उसी के ऊपर तो पूरा कोडिफिकेशन बेस्ड है आपका, शादी से रिलेटेड हर चीज़ें। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हु इज़ हिंदू की बात करी, सोर्सेज की बात करी, स्कूल्स की बात करी। उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं मैरिज की बात करते हैं। हम मैरिज में क्या पढ़ेंगे, हम इस मैरिज के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि एक मैरिज को वैलिड मैरिज बनाती है। ठीक है, वर्ड एंड वर्डेबल मैरिज जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जो मतलब नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी उसमें हम लोग करेंगे। आज सिर्फ स्पेसिफिकली हम वैलिड मैरिज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल से ही जो शादी है वो एक सीक्रेट टाई यानी कि पवित्र बंधन माना गया है। ठीक है, पवित्र बंधन माना गया है और उसके जो संस्कार हैं यानी कि शादी जो एक ऐसा संस्कार है जो कि आपको करनी ही करनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच कास्ट क्रीड कम्युनिटी यू बिलोंग। अगर आप हिंदू हैं तो वहाँ पर एक मैंडेटरी एस्पेक्ट था शादी। ठीक है, ग्रस्त जीवन में आना एक मैंडेटरी एस्पेक्ट था। ठीक है, द हिंदू मैरिज इज प्राइमरी गवर्न बाय हिंदू मैरिज एक्ट। आपके हिंदू मैरिज के तहत आपकी जो शादी है वो गवर्न की जाती है। उसके बाद और इसमें सब आते हैं। ठीक है, सब कैसे आते हैं, इन द सेंस आपके हिंदू इंक्लूड किए जाते हैं। जो कौन कौन हिंदू हैं वो सारे ही हिंदूज़ जो हैं वो इसमें इंक्लूड करे जाएंगे। और ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में और शादी को किस प्रकार से किया जाएगा जो कि वैलिड कहलाई जाए, वो ये आपका एक्ट बताता है। सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज रेंडर्स द मैरिज रेंडर्स टू बी वैलिड। एक शादी वैलिड कब है, जब वो हिंदू कपल की कस्टमरी सेरेमनीज और रिचुअल्स के साथ परफॉर्म की जाती है, तो वो शादी जो है वो वैलिड होगी, जो आपका सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है आपके सेक्शन 7 में, कहता है कि एक मैरिज को सोलमनाइज करने के लिए मतलब एक मैरिज को शादी को करने के लिए आपके कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज को परफॉर्म करना ज़रूरी है। किस भी यानी कि दोनों पार्टीज़ यानी कि जो लड़का लड़की है दोनों के रिचुअल्स, कस्टमरी राइट्स एंड रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली या फिर एक पर्सन के अकॉर्डिंगली, ईदर पार्टी। वे सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी। अगर आपके जो कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज हैं उसमें अगर सप्तपदी इंक्लूडेड है तो जैसे ही आप 7वां फेरा लेते हैं, सप्तपदी मतलब 7 फेरे, अगर आप जैसे ही 7वां फेरा लेते हैं उसी समय आप हस्बैंड एंड वाइफ हो जाते हैं। अगर आपके रिचुअल्स में सप्तपदी जैसा नहीं है और लेकिन आपके जो इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स हैं जिनकी जो आप सेरेमनी शादी के लिए करते हैं, अगर आप वो परफॉर्म करते हैं तो भी आपकी शादी जो है वो मैरिज मानी जाती है। जैसे किसी कम्युनिटी में सिर्फ वरमाला का एक्सचेंज करना ही आपके इम्पॉर्टेंट सेरेमनी एक शादी के लिए, तो उसे भी माना, वहाँ पे आप सप्तपदी नहीं कहेगा कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो इन डिफरेंसेस को कंसिडर करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर मैंने जब सोर्सेज की बात करी थी तो कस्टम्स की बात करी थी। हमारे हर कम्युनिटी में कस्टम अलग है, हर कास्ट के कस्टम अलग है, हर सब कास्ट के कस्टम अलग है। सारी छोटी कास्ट बड़ी कास्ट जो जितने भी कास्ट हैं सब में अलग अलग जो है वो रिचुअल्स या सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं। तो इसीलिए जब ये एक्ट बनाया गया तो उसमें ही इस चीज़ को कंसिडर किया गया कि हमारे यहाँ पे सेरेमनीज और रिचुअल्स जो हैं वो वेरी करते हैं। आपके अगर आप एक स्टेट की ही बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट एक स्टेट में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, तो जब आपके सेक्शन 7 ने ये कह दिया कि भाई आप सेरेमनीज़ के अकॉर्डिंगली शादी कर लीजिए। आपके अगर 7 फेरे हैं तो जैसे ही 7 फेरा होता है तभी आप हस्बैंड वाइफ है। अगर आपके यहाँ पे 7 फेरे नहीं है लेकिन और सेरेमनीज़ या रिचुअल्स हैं जो आपके यहाँ पे शादी के टाइम पर परफॉर्म की जाती है, अगर आप एक पर्सन की सेरेमनीज़ परफॉर्म करो या दोनों की ही सेरेमनीज़ आप परफॉर्म करते हैं तो वो शादी जो हो वैलिड मानी जाती है। असेंशियल कंडीशंस जो दी गई हैं वो आपके सेक्शन 5 में दी गई हैं। क्या कहता है सेक्शन 5? नीदर पार्टी हैज़ स्पाउस लिविंग, या तो डेथ हो चुकी हो आपके स्पाउस की। स्पाउस कौन है? आपके हस्बैंड के लिए आपकी वाइफ स्पाउस और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस, यानी कि जो अदर पार्टनर है आपका वो स्पाउस कहलाता है। या फिर आप डिवोर्सी हैं। डिवोर्सी के बाद तो उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया ना। जब आप डाइवोर्स ले लेते हैं तो आपके जो एग्जिस्टेंस है वो शादी का उस पर्सन का पार्टनर का ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ से, तो वो आप जो है वो दूसरी शादी कर सकते हैं।
एट द टाइम ऑफ पार्टी नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, अगर आप कंसेंट नहीं दे सकते ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दिमागी तौर पे आप नहीं दे सकते, आपको नहीं समझ है, या फिर जैसे बचपना है, आपका दिमाग इस तरीके से विकसित नहीं हुआ है, या फिर आप एक ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जो मेंटल डिसऑर्डर की है, जहाँ जो आपको मैरिज के लिए अनफिट बनाती है, या शादी को प्रोक्रिएट करने के लिए, या इम्पोर्टेंस जैसी कंसेप्ट जैसा जो है उसमें अगर आप इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अगर बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो वो भी ग्राउंड है कि आप की शादी नहीं हो सकती। हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स, जो अगर आपको लगातार एक अटैक्स होते हैं जो कि कभी कभार पड़ते हैं, यानी कि साल में, 2 साल में, या फिर महीने में, या 2 महीने में एक, कि आपको हर 15 मिनट में अटैक कर रहे हैं, अटैक पड़ रहे हैं, मिर्गी के दौरे या जो दौरे हैं, अगर आपके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो दौरे पड़ते हैं, अगर वो बार बार रिकरेंट अटैक्स पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप केपेबल नहीं है शादी के लिए। ठीक है। द ब्राइड ग्रूम जो है, आपके जो लड़का है उसकी शादी जो उम्र है वो 21 साल और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। उसके अलावा आप प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आने चाहिए, नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड नॉट आर नॉट द सपिंड ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। मोनोगैमी, यानी कि जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी ना कि लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, तो जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, 2 मैरिज या 2 से ज़्यादा मैरिज जो है वो मना करता है। ठीक है, तो इट सेज नीदर पार्टी शुड हैव ए लिविंग स्पाउस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, डेथ हो चुकी हो या डाइवोर्सी हो चुके तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं, या फिर आपकी शादी हुई नहीं है। फेलियर ऑफ दिस कंडीशन वुड मेक मैरिज नल एंड वॉइड, अगर आप की शादी ऑलरेडी है, आप एक वैलिड मैरिज में हैं और आपका स्पाउस भी जिंदा है, तो और तब भी आप दूसरी शादी करते हैं, तो वो शुरू से ही वॉइड मैरिज यानी कि शून्य कहलाएगी, और सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। द पार्टी एट फॉल्ट वुड बी लाइबल फॉर बाइगेमी अंडर 494 IPC। 494, अब आप IPC नहीं पढ़ते हैं, अब आप BN भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पढ़ते हैं, जो आपका CRPC था, सॉरी BNS पढ़ते हैं, सॉरी IPC इज BNS। तो इसके जो सेक्शन 82 क्लॉज 1, 82 क्लॉज 2, जो आपके सेक्शन 494 495 में दिए गए थे, BNS में 82 और 82 क्लॉज 1 और 82 क्लॉज 2 में दिए गए हैं। अगर आप वॉइड मैरिज, मतलब सॉरी आपकी एक ऑलरेडी वैलिड मैरिज है और आप दूसरी शादी में आते हैं, तो अब आप BNS के अंतर्गत जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है बाइगेमी का, सेक्शन 82 के अंतर्गत, राइट। इसमें ये कहा गया है, श्रीमती यमुनाबाई अंतराव अधव वर्सेस रनंतराव शिवराम अधव कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिज विद अ पर्सन हु इज हैव अ लिविंग स्पाउस इज टोटली नल एंड वॉइड। वहाँ पे ये सवाल ही नहीं कि भाई क्या पता वैलिड हो जाए, क्या पता वैलिड हो जाए, होएगी ही नहीं कंसिडर, यानी कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वॉइडेबल। देखिए वॉइड मैरिज क्या होती है, उसमें वो एक शादी नहीं है, इट इज़ अ नो मैरिज। उस शादी लीगल जो आपका लॉ है उसकी नज़र में वो शादी नहीं है। वॉइडेबल मैरिज जो है, वॉइडेबल मैरिज एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, स्टेटस है एक मैरिज का, स्टेटस। देखिए 3 तरीके के स्टेटस होते हैं शादी के, वॉइड, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड मैरिज अगर आपकी सारी सेरेमनीज पूरी हो रही हैं, वॉइड मैरिज अगर आपकी, मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिन जिन के अंतर्गत अगर आप शादी करते हैं तो वो शादी मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है, और करते हैं तो वो शादी मानी ही नहीं जाएगी, और किसी और के साथ उसके बाद आप शादी कर भी लेते हैं, यानी कि आपने वॉइड मैरिज करी हो उसके बाद एक और शादी कर लेते हैं, तो आपके ऊपर बाइगेमी का जो ऑफेंस है वो भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पहली शादी आपकी जो है वो वॉइड, मतलब लॉ की नज़र में वो शादी ही नहीं है, ठीक है। वो तीसरे तरीके के वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल मैरिज भी मैं आपको बताऊंगी हर पॉइंट के साथ कि कौन से कंटेक्स्ट में अगर आप शादी करते हैं तो कौन सी शादी जो है वॉइड में पड़ती है और कौन सी वॉइडेबल के अंतर्गत आती है। तो वॉइडेबल में क्या है, आपको जो है नल एंड वॉइड की डिग्री जो है वो लेनी पड़ती है, यानी कि एक शादी वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत एक शादी वैलिड मानी जाती है। कब तक मानी जाती है? जब तक कि आप उसके लिए नल एंड वॉइड की डिग्री नहीं ले लेते, यानी कि शादी को ख़त्म कराने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, जबकि वॉइड मैरिज के लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास तो कहीं कल को कोई बात हो या कुछ मुझे तो चाहिए ही डिग्री, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट आपको नलिटी की डिग्री दे देगा, जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज में आपको वॉइड कराने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप बाद में शादी कर सकते हैं। उसके बाद है कंसेंट ऑफ द पार्टी, सेक्शन 5(2) जो है आपके HMA का, वो कहता है फ्री
एंड इन्फॉर्म कंसेंट टू द मैरिज, फ्री यानी कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ा, इन्फॉर्म कंसेंट कि भाई इससे शादी हो रही है, यहाँ आपकी शादी हो रही है, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। इफ़ द ईदर पार्टी इज फोर्स्ड इनटू द मैरिज और इज अनेबल टू गिव कंसेंट ड्यू टू मेंटल इलनेस और इनकैपेसिटी, द मैरिज इज कंसिडर्ड वॉइडेबल। वॉइडेबल यानी कि अगर आपकी जो कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ में है कि अगर आपकी शादी फोर्सफुली भी करी गई है, फोर्सफुली करी जाती है, जैसे चाइल्ड मैरिजेस होती थी तो पहले ज़बरदस्ती पेरेंट्स करा दिया करते थे, उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहते हैं कि भाई मेरी तो फोर्सफुली, हम तो चाहते नहीं थे लेकिन हमारी शादी ज़बरदस्ती कराई गई, तो ऐसे में आप जो है वो वॉइडेबल मैरिज अपनी शादी को नल एंड वॉइड करा सकते हैं। तो अगर आपकी शादी फ्री फ्रॉड फोर्स के साथ हुई है या फिर आप ड्यू टू मेंटल इलनेस जो है एक पर्सन जो है या इनकैपेसिटी की वजह से जो है पर्सन अगर शादी में आता है के बाद भी शादी होती है, तो जो दूसरी पार्टी है जो जैसे सपोज़ मुझे कोई मेंटल इलनेस है या इनकैपेसिटी है, मैंने शादी तो कर ली, आपने भी दवा में शादी कर ली, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर आपको मेरी इलनेस से कोई परेशानी नहीं है या फिर मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उससे भी परेशानी नहीं है और आप अपनी शादी को चलाना चाहते हैं, तो वो शादी जो है वो वैलिड मैरिज रहेगी अनलेस एंड अनटिल आप कोर्ट जाते हैं उस शादी को ख़त्म कराने के लिए। ठीक है। उसके बाद एज ऑफ द पार्टीज, लीगल मैरिज एज जो पहले हुआ करती थी वो 18 साल लड़के के लिए और लड़की के लिए 15 साल, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट आया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 में। इन द 1929 का जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट लाया गया 1978 में और जो एज है वो 21 ईयर्स और 18 ईयर्स कर दी गई। अगर आप इसमें शादी करते हैं यानी कि आप माइनर मैरिजेस करते हैं तो ऐसी शादी में का पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 18 में हिंदू मैरिज एक्ट के ही, और ये कहता है कि आपको दंडवत जो है इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो कि 2 साल तक की हो सकती है और फाइन किया जाएगा जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकता है, या फिर आपके ऊपर फाइन और पनिशमेंट दोनों ही अप्लाई हो सकते हैं। देखिए जो माइनर मैरिजेस हैं वो वॉइडेबल होती हैं, वॉइड नहीं होती, वॉइडेबल होती हैं जब माइनर जो है वो मेजर, देखिए कहीं पे भी आपका जो सेक्शन 18 है वो ये नहीं कहता कि आपकी शादी वो ख़त्म हो जाती, आपको पनिशमेंट है। अगर जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स ने आपकी पेरेंट्स ने आप माइनर हैं और आपकी शादी करा दी, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं पनिशमेंट हो सकती है सेक्शन 18 के तहत, क्योंकि भाई देखिए आप कंसेंट देने के उसमें नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनर, ठीक है। तो ऐसे में आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी करा दी है, तो ऐसे में आपके पेरेंट्स को पनिशमेंट हो सकती है, दैट मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और फाइन लग सकता है। लेकिन आपकी मैरिज ख़त्म नहीं होती है, मैरिज ख़त्म करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा अपनी मैरिज के लिए, ठीक है। अगर क्या कहते हैं आप मेजर होते हैं और तब आप अपने एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो ऐसे में जो आपकी शादी है वो वैलिड रहेगी। आप चाहें तो जैसे आप मेजर होते हैं, आप चाहें तो उस शादी को क्या कहते हैं ख़त्म करा के, जो आपकी जो शादी है इसको ख़त्म करा के आप अगली शादी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी है जैसे 1955 में ये वो आया, ये क्यों करा गया था कि ये इसलिए करा गया था, जैसे 1955 में 1940 में पहले के ज़माने में जो है वॉइडेबल क्यों रखा गया, क्योंकि पहले ज़माने में इट वाज वेरी कॉमन, माइनर मैरिजेस वर कॉमन, चाइल्ड मैरिजेस वर कॉमन, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भाई कोई हाँ हुआ नहीं, जब मेजर करते थे तो ऐसा अरे बहुत देर में शादी हुई है, जब माइनर चाइल्ड मैरिजेस करते थे तो वो एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ऐसे में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब आप माइनर मैरिज हो जाती है और उसके बाद जब आप इतने सालों तक एक साथ रहने लगते हैं, तब जाके जब आप एक साथ रह रहे हैं, आप अपनी मैरिज को कंज्यूमेट कर रहे हो और अचानक से आपको ये पता चला कि शादी तो भाई शून्य है ही नहीं, शादी ये तो हो ही नहीं सकती शादी, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है लीगल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसीलिए शादी को वॉइडेबल रखा गया है कि चाइल्ड मैरिज है, बट एट द टाइम ऑफ मेजॉरिटी अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि भाई मुझे शादी नहीं रखनी है, तो वो कोर्ट जा सकता है, डिग्री ऑफ नल एंड वॉइड की लेगा और उसके बाद आपसे अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। देखिए ये जो दो हैं, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड क्लॉज 4 में और 5 में, ये आपको बहुत समझना ज़रूरी है, ठीक है।
इसको बहुत आराम से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम, मैं भी आपको बहुत स्लो स्लो बताऊंगी, ठीक है, स्लो स्लो इन द सेंस कि आराम आराम से बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो एक कौन पर्सन है जिसकी शादी हो रही है, एक मिनट इसको हटाती हूँ, साइड में लगाते हैं। ये जो पर्सन है, पहले तो इसमें यहाँ पर आपके जो वो है, एक टर्म इस्तेमाल होगी एसेंडेंट, डिसेंडेंट, ठीक है। ए जो पर्सन है वो शादी करना चाहता है, पार्टी है, पार्टी कोई भी हो सकती है, मैंने मेल और फीमेल की बात नहीं करी, पार्टीज़ की बात करी। ए और बी जो है वो पार्टी है जो आपस में शादी कर रहे हैं। इसके ऊपर के पेरेंट्स, ये इसमें भी आता है, बी वाले में भी, मैं ए को ही लेके चल रही हूँ, इसके पेरेंट्स, इसके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इनका सन, ठीक है, सन के बच्चे, बच्चे में आएगा B1 कर देते हैं, B2 कर देते हैं, फिर इनके बच्चे B3 B4, इनके अलग बच्चे B5 B6। देखिए, जो असेंडेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है वो ऊपर की जनरेशन के, यानी कि जब हम ऊपर की जनरेशन की तरफ देखेंगे तो वो असेंडेंट जनरेशन कहलाएगी, जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वो डिसेंडेंट कहलाएगी। पहले सिर्फ ये समझे, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इफ़ वन इज़ लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर, अगर ए जो है वो बी, यानी कि बी कौन है जिससे ये शादी करना चाहता है, अपने पेरेंट्स से शादी नहीं कर सकता, असेंडेंट हो या डिसेंडेंट हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से शादी नहीं कर सकते। अगर ये ए जो है वो मेल है तो वो अपनी माम से शादी नहीं कर सकता, फीमेल मदर फादर आया। अगर ये ए पर्सन जो है वो मेल है तो वो अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, अगर ये फीमेल है तो ये अपने पिता से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही अगर आपके और बच्चे हैं, इनके और बच्चे हैं, जैसे कि सन है या डॉटर है, तो भाई लगे, भाई बहन लगे, तो उससे भी ए जो है वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। इफ़ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर, अब ये समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लिखे पेरेंट्स, नहीं यहाँ पे लिखते हैं हम ए ही लिखते हैं, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट 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 पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो आपका वाइफ ऑफ हस्बैंड और ए लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, अभी कहें मैम ये पिछला वाला भी तो यही पॉइंट कह रहा है, नहीं, यहाँ वाला क्या कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर सपोज़ आप ए जो है वो मेल है, ये फादर मदर फादर हो गए, अब ए जो है वो मदर से भी शादी नहीं कर सकता, ठीक है, फादर से, अगर ये फीमेल है तो फादर से भी शादी नहीं कर सकता। अब ये जो यहाँ पर वाइफ और हस्बैंड का मतलब है, अगर आप फीमेल हैं, आपकी जो मदर है उसने दूसरी शादी कर ली, यानी कि आपके जो स्टेप फादर है, आप उससे भी शादी नहीं कर सकते। आप फीमेल हैं, आपकी मदर ने दूसरी शादी कर ली है, मान लीजिए F2, ठीक है, तो यहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप मेल हैं और आपके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, आपकी स्टेप मदर, तो आप इससे शादी नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? वैसे ही आपका केस है ग्रैंड फादर पेरेंट्स में, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में, ग्रेट पेरेंट, यानी कि आपके जो स्टेप्स वाले जो रिलेशन है ना, उसमें आप शादी नहीं कर सकते, वो भी ऐसे ही कंसिडर किए जाते हैं जैसे कि आपके अपने, ठीक है। उसके बाद समझ में आ रहे हैं, पहला वाला आपके अपने जो ऊपर और नीचे की जनरेशन है उसमें आप शादी नहीं कर सकते। दूसरा आता है कि आपके ऊपर और नीचे की जनरेशन जो है उसमें जो आपके अगर स्टेप्स मदर या फादर या वाइफ जो और हस्बैंड है, यानी कि उनके जो आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने अगर और शादी कर रखी है, स्टेप मदर या फादर है, उनसे भी आप शादी नहीं कर सकते। उसके बाद है वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, किससे शादी नहीं कर सकता, वाइफ ऑफ पहला ब्रदर, भाई की पत्नी से शादी नहीं कर सकते। उसके बाद ऑफ द फादर्स, आप स्टेप मदर से शादी नहीं कर सकते। उसके बाद मदर्स ब्रदर,
कि जो वाइफ है यानी कि मदर्स ब्रदर मामी से शादी नहीं कर सकते, मदर का भाई ब्रदर जो है वो मामा हुआ, मामी से भी शादी नहीं कर सकते। और जो आपके दादी की मामा वाली लाइन जो है ग्रैंड पेरेंट्स की, उसमें भी आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा इफ़ द टू और ब्रदर एंड सिस्टर, या अगर आप ए और बी जो है वो आपस में भाई बहन है तो भी शादी नहीं कर सकते। अंकल और नीज हैं तो भी शादी, मैंने कहा था ना कि आपके अगर आपके जो पिता हैं अगर उनके कोई भाई हैं यानी कि आपके चाचा ताऊओं से में भी शादी नहीं हो सकती, चाचा ताऊ शादी नहीं कर सकते, चाचा ताऊ से भी आप शादी नहीं कर सकते, चाचा भतीजी शादी नहीं कर सकते, ताऊ भतीजी शादी नहीं कर सकते, आंटी और आंट एंड नेफ्यू शादी नहीं कर सकते, अगर आपकी आंट है मासी है मासी से शादी नहीं कर सकते। चिल्ड्रन ऑफ द ब्रदर, आप अपने भाई के बच्चों के साथ शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो भतीजा भतीजी हो जाएंगे आपके ब्रदर एंड सिस्टर। और टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स यानी कि आप क्या कहते हैं आपस में शादी नहीं कर सकते, दोनों भाई हैं, अगर आपके और भाई हैं तो उनसे भी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। If any marriage is solemnized within the prohibited degree of marriage, such marriage would be considered void। अगर आपकी जो शादी है, हमने एक तो पढ़ा सेक्शन 5 क्लॉज 1 में कि शादी जो है वो void मानी जाएगी, सेक्शन 4 भी सब क्लॉज 4 भी आपको void मैरिज कहता है, ठीक है। अनलेस इसमें यह है कि प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है अनलेस, जस्ट अ सेकेंड, अनलेस कस्टम्स प्रोवाइड। देखिए जो आपके प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, आपकी मैरिज वॉइड है सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 में, आपकी मैरिज वॉइड है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। बट अगर आपके कस्टम्स में, जैसे मैं कस्टम्स में क्यों कह रही हूँ, अगर आपके कस्टम्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए हाथों हाथ के जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे आपकी इमीडिएट मदर पेरेंट्स हैं लेकिन आपकी नानी तक के उसमें नहीं देख रहे हैं, बहुत से फैमिलीज़ हैं जहाँ पर नानी तक दादी तक के या दूर दूर के जो ऊपर के रिश्तेदार हैं उन तक नहीं देख रहे हैं और वहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। अगर आपके कस्टम्स में शादियाँ हो जाती हैं, आपकी प्रथाएं हैं आपके यहाँ पे, उनमें शादियाँ हो जाती हैं, तो ऐसी मैरिज जो होगी वो वैलिड होगी। बट ओनस, अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में जो आपका चार्ट दिया गया है उस डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी करते हैं और आप ये कहते हैं जी हमारे यहाँ पे तो इस तरीके से शादी होती है, तो ये ओनस आपके ऊपर है, भार जो है ये प्रूव करने का कि आपके यहाँ पे ये कस्टम्स है, ये प्रूव करने का भार आपके ऊपर है कोर्ट के सामने कि हमारी शादी को वैलिड कराया जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो कस्टम्स प्रथाएं हैं वो इस प्रकार के शादी को वैलिड हमारे यहाँ पे होती आई हैं। तो ये आपको शो करना पड़ेगा जब कोर्ट सेटिस्फाई होगा कि हाँ ये वाकई एक कस्टम है आपके यहाँ पर और ऐसी शादियाँ होती रही हैं हमेशा से, तो आपकी शादी को वैलिड कंसिडर करता है, वरना तो आपकी शादी का स्टेटस जो है वो वॉइड है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद है सपिंडा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। सपिंडा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में सेक्शन 3FI में दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट के, सेक्शन 3 ऑफ मैरिज एक्ट में दिया गया है। और साथ के साथ सपिंडा क्या कहता है, देखिए सपिंडा का मतलब होता है पिंडदान, ठीक है। पिंड का मतलब पिंडदान सुना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा बताती हूँ, चलिए इसमें जब आप, मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर आपको जब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आपको बताया तो मैंने आपको असेंडेंट डिसेंडेंट बताया, यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने आपको असेंडेंट डिसेंडेंट बताया कि भाई असेंडेंट ये होते हैं, नीचे की जनरेशन डिसेंडेंट होती है, ये असेंडेंट होती है। तो कहाँ तक की जनरेशन जो है आप कंसिडर करेंगे वाइल हैविंग अ मैरिज, ठीक है। कितनी जनरेशन, कितनी जनरेशन, भाई ये पर्सन है ये कितने ऊपर तक जाएगा, यानी कि भाई ये कितने अपने एंसेस्टर से वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। तो सपिंडा रिलेशनशिप जो आपका सेक्शन 3FI है, ये आपको बताता है कि आपको कितनी लाइन देखनी है, कितनी जनरेशन देखनी है। तो आपका ये कहता है कि मदर की तरफ से आपको सिर्फ 3 जनरेशन देखनी है। कैसे, जैसे आप ए पर्सन है, उसकी मदर, ठीक है, ये उसकी मदर
आप एक जनरेशन हो गए, 2 जनरेशन हो गए, 3 जनरेशन हो गए, यानी कि आपको नानी तक की जनरेशन देखनी है। जबकि जब आप फादर के तक की जनरेशन देखते हैं तो आपको 5 जनरेशन देखनी है, ठीक है। 5 में आप जो शादी कर रहा है वो जनरेशन भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आपके फादर के उसमें एक, यानी कि आपके पेरेंट्स, उसके बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, क्या होगा 1 2 3 4, और ये ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो जब आप प्रोहिबिटेड कहाँ तक हैं, आप प्रोहिबिटेड हैं मदर की तरफ से, आप सिर्फ 3 जनरेशन तक देखेंगे। अगर आपकी नानी तक के जनरेशन में जो जनरेशन ये वाली जो चीज़ें हैं वो फॉल करती हैं, ये वाली जो डिग्री है, ठीक है। 2 पर्सन्स आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड, अगर लीनियंट डिसेंडेंट है दूसरे का, या हस्बैंड वाइफ है, ये अगर आप आपको चीज़ें यही देखनी है, लेकिन कितनी जनरेशन तक देखनी है ये आपका सपिंडा रिलेशनशिप में दिया गया है। आपका 5 जनरेशन तो आप अपने फादर तक का देखेंगे और मदर तक के 3 जनरेशन्स को देखेंगे, ठीक है। अब क्यों इस तरीके के मैरिजेस को वॉइड, यहाँ पर भी सपिंडा वाले में भी 3 जनरेशन 5 जनरेशन की भी बात, अगर आप इन 3 जनरेशन में भी किसी से शादी कर लेते हैं, इसमें ये आपसे अलग 2 जनरेशन जैसे इनमें शादी कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपका कस्टम अलाउ होना चाहिए। ये भी आता है दोनों में ही, आपका जो दोनों ही सेक्शन है आपके सपिंडा के और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, ये आपको कहते हैं कि आपकी मैरिज तभी वैलिड है जब आपका कस्टम प्रोवाइड करता है। और अगर आपके यहाँ पे कस्टम नहीं है और तब आप इन जनरेशन्स में इस तरीके के हस्बैंड वाइफ और इन शादी कर लेते हैं, तो आपकी शादी जो है वो वॉइड होगी आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये 5 जनरेशन है। ये क्यों कहा गया, आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम लोग शादी करते हैं तो अरे सेम गोत्र के तो नहीं है, कुछ लोग दादी तक के गोत्र को नहीं देखते। जैसे अगर मदर का गोत्र एक जैसा हो रहा है कि अगर किसी लड़की से जब आप शादी करते हैं आपकी मदर का गोत्र जो है वो लड़की से मिलता है, तो सेम गोत्र में भी शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, या सेम जनरेशन में क्यों शादी करने के लिए मना करते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि जब आप सेम जनरेशन से में शादी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि आपकी जो आगे की जनरेशन होगी, आपके जो बच्चे आएंगे, उनसे वो एक कॉन्सेप्ट था, देखिए बहुत सोच वो थी, जो आपकी बीमारियां, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या पूछता है कि आप जेनेटिक हैं, आपके मदर फादर में ये बीमारी थी, आपके परिवार की तरफ से कोई बीमारी थी। तो ये माना गया जाता है कि जब आप एक ही उसमें शादी करते हैं, एक ही पिंड उसमें शादी करते हैं, सपिंडास में शादी करते हैं, तो इट्स हाईली प्रोबेबल कि आपके अंदर वही बीमारियां आ जाएं, आपके बच्चों में वही बीमारियां आ जाएं जो कि आपकी जनरेशन से चली आ रही। ज़रूरी नहीं कि आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के कि ये जो है वो इनको प्रोहिबिट किया जाता है शादियों को, ठीक है। मैरिज अंडर सपिंडा रिलेशनशिप पनिशबल है, 1 महीने तक की सज़ा अगर आप सपिंडास में सेम सपिंडास में शादी करते हैं, और 1000 तक का फाइन या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। सेरेमनीज़ क्या होंगी? सेरेमनी सेक्शन 7 कहता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है, परफॉर्म सम स्पिरिचुअल सेरेमनीज एट द टाइम ऑफ मैरिजेस। सप्तपदी होना या ना होना ज़रूरी नहीं है आपके, अगर स्पेशली अगर आपके यहाँ पे सप्तपदी 7 फेरे होते हैं तो 7 फेरे का होना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। और अगर आपके 7 फेरे नहीं होते, कुछ और सेरेमनीज होती है, तो उनका परफॉर्म होना ज़रूरी है। विल बी कंप्लीट एंड वैलिड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 7 राउंड, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इनेबल्स स्टेट गवर्नमेंट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है क्या क्राइटेरिया रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस का, उन्हीं के रूल्स जो है वो बनाती रहती है, ठीक है। तो वो इसमें क्या कर सकती है, उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जैसे जो स्टेट है अपने स्टेट में किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकती है। और आप देखिए मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपकी जो शादी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो आप, और दूसरी बात, मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होगा 2 हिंदूज़ का हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप एक हिंदू है और एक क्रिश्चियन है, किसी और धर्म के हैं, तो आपका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ उन लोगों की शादी हो, उन लोगों की शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा जो कि हिंदू हैं। अगर देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है, क्योंकि क्या कहते हैं वो मैंडेटरी नहीं कहा गया है, अगर आप करते हैं तो जो आपका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन है वो एक एडिशनल प्रूफ हो जाता है कि आपकी शादी हुई है। एडिशनल प्रूफ है कि आपकी शादी, आपको कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो पहले आपको ये नहीं कहना जो मेरी शादी हुई है नहीं है, ये आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट हैविंग अ प्रूफ,
ठीक है। तो ये जो एडिशनल प्रूफ हो जाता है कि आपकी शादी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपकी जो मैरिज है वो इनवैलिड हो जाएगी या वॉइड हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो अपनी रूल्स रेगुलेशन चेंज कर सकता है, जैसे कि अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पहले आधार कार्ड नहीं होते थे, अब उनको रूल्स को अमेंड करने के बाद आधार कार्ड वगैरह भी इंक्लूड कर दिया गया है आपके जो आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंगली। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है रूल्स बना सकती हैं, उसमें के प्रोसीजर को भी चेंज कर सकती हैं, और फ़ी फाइन वगैरह वो जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है, आपको मैंने पहले हम लोगों ने बात क्या करी, हम लोगों ने बात करी है शादी के बारे में, शादी में क्या क्या ज़रूरी है, इस यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हम लोगों ने बात करी है असेंशियल्स कंडीशंस के बारे में बात करी है, जो आपके सेक्शन 5 में दिए गए हैं। सेक्शन 7 जो आपका सप्तपदी के बारे में कहता है, सेरेमनीज़ के बारे में कहता है। बेसिकली सप्तपदी अगर आपके साथ फेरे होते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है, नहीं होते हैं तो आपके कस्टम जैसे होते हैं। उसके बाद सेक्शन 8 कहता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप कराते हैं तो एक एडिशनल प्रूफ हो जाता है कि आपकी शादी हुई है, ठीक है। असेंशियल कंडीशंस में आपके 5 हैं। आपके मोनोगैमी होना चाहिए, कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ होनी चाहिए, एज ऑफ द पार्टीज़ होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना चाहिए, आपका सपिंडा नहीं होना चाहिए। आई होप मैंने प्रोहिबिटेड और सपिंडा आपको सही से समझा दिया है। बहुत आराम से समझाने की कोशिश करी है, आपको थोड़ी स्लो भी लग सकती है इस टाइम पे वीडियो, बट कोशिश करिए कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आता, ठीक है। तो मोनोगैमी, कंसेंट, एज और प्रोहिबिटेड सपिंडाज में अगर आपकी मैरिज फॉल करती है, तो अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है, तो आपकी शादी जो है वो वैलिड है, और आपको जो लॉ है वो हस्बैंड वाइफ कंसिडर करती है, और वही लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो एक वैलिड मैरिज के होते हैं। वॉइड और वॉइडेबल मैरिज जो है वो मैं आपकी टाइप्स ऑफ मैरिजेस देखिए वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।